हाय बच्चों, क्लास 9 के जो भी बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं या बहुत सारे स्कूल्स में एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो गए हैं। तो क्लास 9 के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं लेकर आया हूँ वन शॉर्ट वीडियो फॉर फिज़िक्स क्लास 9। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं बच्चों, तो आपके फिज़िक्स का जो पेपर है, फिज़िक्स का जो पोर्शन है, इनफैक्ट वो बहुत अच्छा जा सकता है। और बस इस वीडियो को ध्यान से देखें, इसमें जो कॉन्सेप्ट्स मैंने बताया उसे बस ध्यान से सुने और अपना जो भी आप बुक फॉलो करते हैं या सैम्पल पेपर फॉलो करते हैं उसमें से डायरेक्ट जाके आप क्वेश्चन बनाएं। आपके क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो चलिए, बिना ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए हुए, बिना ज़्यादा रुकावट के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आई होप कि आप सब इस वीडियो को देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और आपका क्लास 9th का फिजिक्स का जो पोर्शन है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। मैं फिर केमिस्ट्री का ही पोर्शन लेकर आऊँगा आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स में देखिए, पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है बच्चों वो है प्रेशर। तो आई होप कि प्रेशर के बारे में हमें एक बेसिक जानकारी होगी। ये प्रेशर क्या होता है? प्रेशर बेसिकली क्या होता है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर आप लोग जानते हैं क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसके पास सिर्फ अपना मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है? थ्रस्ट बाय एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? थ्रस्ट बाय एरिया। अब बच्चों के मन में ये आता है कि ये थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट बेसिकली बच्चों एक फोर्स ही है। थ्रस्ट एक तरह का फोर्स है। तो अब आएगा सर, अगर ये फोर्स ही है तो फिर से थ्रस्ट क्यों कह रहे हैं? फोर्स ही बोल देते हैं। बच्चों इस फोर्स का एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है। क्या प्रॉपर्टी होता है? इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। सो इट इज परपेंडिकुलर टू अ सरफेस। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो फिर से एक बार, प्रेशर क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है। प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है। ये थ्रस्ट क्या होता है सर? तो थ्रस्ट फोर्स है। फिर से आप थ्रस्ट क्यों बोलते हैं, फोर्स क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज इस फोर्स का एक स्पेशल गुण है बच्चों। हर फोर्स को हम लोग थ्रस्ट नहीं बोल सकते हैं। किस फोर्स को थ्रस्ट बोलेंगे? उस फोर्स को थ्रस्ट बोलेंगे जो कि परपेंडिकुलर होता है टू अ सरफेस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसे एक सरफेस मान रहे हैं, अगर ये एक सरफेस है तो इस सरफेस पर अगर ये एक फोर्स लग रहा है तो इसे हम लोग फोर्स ही बोलेंगे, इसे थ्रस्ट नहीं बोल सकते हैं। बट ये जो फोर्स होगा जो उस पर परपेंडिकुलर होगा, आप इसे थ्रस्ट बोल सकते हैं। सो थ्रस्ट का मतलब क्या हो गया? जल्दी 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 जल्दी, थ्रस्ट का मतलब क्या हो गया बच्चों? फोर्स। कौन सा फोर्स? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। चलिए अब आते हैं हम लोग, प्रेशर का यूनिट क्या होगा? यूनिट्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या होना चाहिए? जल्दी बताइए क्या होगा? तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर का फॉर्मूला है थ्रस्ट बाय एरिया। थ्रस्ट क्या है? एक तरह का फोर्स है। तो फोर्स का तो हम लोग जानते हैं कि न्यूटन होता है। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का क्या हो जाएगा? प्रेशर का हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। सो व्हाट इज पास्कल? पास्कल क्या है? पास्कल जो है वो ऐसा यूनिट है। किसका ऐसा यूनिट है? प्रेशर का ऐसा यूनिट है। 1 पास्कल का मतलब क्या हो गया बच्चों? जल्दी बताओ, 1 पास्कल का मतलब क्या हो गया? 1 पास्कल का मतलब हो गया 1 न्यूटन का फोर्स अगर किसी सरफेस पर लगता है जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, वो फोर्स अगर सरफेस पर परपेंडिकुलर रहता है, या आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन का थ्रस्ट अगर किसी सरफेस पे लगता है, कैसा सरफेस पे? जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस
प्रेशर को हम लोग 1 पास्कल प्रेशर कहेंगे। और इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा? सीजीएस यूनिट हो सकता है डाइन, बिकॉज न्यूटन का सीजीएस पार्टनर कौन है? डाइन है। और मीटर का सीजीएस पार्टनर कौन है? मीटर स्क्वायर है। तो डाइन मीटर स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा इसका सीजीएस यूनिट, और पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका एसआई यूनिट। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। प्रेशर, थ्रस्ट बाय एरिया, थ्रस्ट, परपेंडिकुलर फोर्स, बात समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको नोट डाउन करना, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो एक छोटा सा स्टोरी है, एक कहानी है। स्टोरी किसका स्टोरी है? राजा रानी का स्टोरी नहीं है बच्चों। स्टोरी अबाउट प्रेशर एंड एरिया। प्रेशर एरिया का थोड़ा सा आपको इस चैप्टर में स्टोरी याद रखना पड़ेगा। क्या है स्टोरी? प्रेशर क्या है? प्रेशर जो होता है दैट इज थ्रस्ट बाय एरिया होता है। तो अगर थ्रस्ट को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, थ्रस्ट अगर सेम है, तो बच्चों क्या हम बोल सकते हैं कि प्रेशर एरिया पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली। इनवर्सली मतलब एरिया ज्यादा, प्रेशर कम। एरिया कम, प्रेशर ज्यादा। ठीक है, क्लियर है? एरिया ज्यादा, प्रेशर कम, एरिया कम, प्रेशर ज्यादा। जिसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? जिसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? पहला एग्जांपल हो सकता है, आप कांटी देखे हैं जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नेल बोलते हैं। नेल, नेल, नेल मतलब आपका अंगूठा, ये नाखून नहीं। नेल मतलब कांटी। इसका ये जो पार्ट होता है बच्चों, ये पॉइंटेड रहता है। मतलब पॉइंटेड। पॉइंटेड का मतलब क्या हो गया? एरिया के टर्म्स में अगर बात करें तो लेस एरिया। पॉइंटेड मतलब क्या हो गया? पॉइंटेड मतलब हो गया लेस एरिया। अब लेस एरिया तो प्रेशर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा इजीली दीवार के अंदर घुस जाएगा। क्लियर? दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरा एग्जांपल, आपका जो नाइफ होता है, नाइफ माने कोई भी चाकू जो होता है, चाकू काटने वाला या कोई भी चीज, ये अगर ब्लंट हो जाए, ब्लंट मतलब भोथड़, ब्लंट हो जाए, रखे रखे भोथड़ हो जाए, तो क्या होगा? कटेगा? नहीं कटेगा। क्योंकि जब ब्लंट हो जाता है तो एरिया जो है बच्चों इंक्रीज कर जाता है। एरिया इंक्रीज कर जाता है, फैल जाता है, मोटा हो जाता है। तो एरिया बढ़ गया, प्रेशर भाई साहब कम हो जाएगा, सब्जी अच्छा से नहीं कटेगा या कोई भी चीज कट नहीं पाएगा। ठीक है? और क्या एग्जांपल हो सकता है? जो डैम होता है, डैम्स, समुद्र सॉरी नदी के ऊपर जो डैम्स बनते हैं, उसका जो बेस होता है, बेस उसका एकदम नीचे, बेस इज ब्रॉडर, ब्रॉड रहता है, बहुत चौड़ा रहता है। क्यों ब्रॉड रहता है? ब्रॉड इसलिए रहता है क्योंकि ब्रॉड का मतलब एरिया ज्यादा, एरिया इज मोर, ज्यादा एरिया, प्रेशर कम। पानी का प्रेशर कम लगेगा तो वो ज्यादा दिन तक बिना डैमेज हुए खड़ा रह सकता है ना? उसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स आपके बुक में दिए होंगे। कैमल का पैर का एग्जांपल दिया होगा कि कैमल का जो पैर होता है वो चौड़ा होता है। क्यों चौड़ा होता है? सैंड पे उसको चलना है, तो सैंड पे चौड़ा पैर रहेगा, एरिया ज्यादा, एरिया ज्यादा, प्रेशर कम, प्रेशर कम, तो सैंड में उसका पैर धंसेगा नहीं, वो इजीली वॉक कर पाएगा। हम लोग वॉक करने जाएंगे, धंस जाएगा पैर, एरिया ब्रॉड नहीं है, हमारा पैर का जो एरिया है वो ब्रॉड नहीं है।
समझ में आ गया आप लोग को? इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशन है बुक में, आप उसको पढ़ ले। बेसिक लॉजिक है ये जो मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसको नोट करना तो नोट कर ले जल्दी से। ओके बच्चों, अभी तक हम लोग जिस प्रेशर की बात कर रहे थे ना, अभी तक हम लोग जिस प्रेशर की बात कर रहे थे वो किस प्रेशर की बात कर रहे थे? प्रेशर किसी सॉलिड बॉडी कारण जब वो सरफेस पे लगता है, रखा जाता है, तब क्या प्रेशर होता है, दैट इज थ्रस्ट पे एरिया। अब हम लोग फ्लूइड प्रेशर की बात करेंगे। जब मैं वर्ड यूज करता हूं फ्लूइड, तो फ्लूइड का मतलब आप समझ लेना बच्चों कि लिक्विड भी आ गया इसमें और गैस भी आ गया इसमें। ठीक है, बिकॉज फ्लूइड वर्ड का मतलब होता है एनीथिंग विच कैन फ्लो, जो फ्लो कर सकता है। तो आप बोलिएगा सर हमारे ड्रीम्स भी तो फ्लो करते हैं, हमारा अरमान भी तो फ्लो करते हैं, हमारी सोच भी तो फ्लो करती है, बट बच्चों वो अनफॉर्चुनेटली फ्लूइड्स नहीं है। ठीक है, तो चलिए एनीथिंग विच कैन फ्लो। पहले हम लिक्विड की ही बात कर लेते हैं। लिक्विड, क्या लिक्विड प्रेशर लगाता है? बिल्कुल प्रेशर लगाता है। क्या लिक्विड प्रेशर लगाता है बच्चों? बिल्कुल प्रेशर लगाता है। आप जब पानी बहती है किसी दीवार पे जाकर टकराता है, पाइप का पानी किसी दीवार पे जाकर टकराता है। आप लोग सुनते होंगे कोल माइंस में पानी घुस गया, तो कैसे घुस जाता है कोल माइंस में पानी? वो पानी जाता है और उस दीवार से टकराता है और फोर्स लगाता है। उस फोर्स को अगर पर यूनिट एरिया पे हम लोग कैलकुलेट करें, विल गेट द प्रेशर। ठीक है, जब कोई समुद्र के नीचे, ओशन के नीचे जाता है तो उस पर भी प्रेशर लगता है। ठीक है, तो फ्लूइड प्रेशर लगाता है। बहुत सिंपल सा बात है। जैसे मान लीजिए कि ये एक कंटेनर हुआ और इस कंटेनर में अगर कोई एक फ्लूइड है, ठीक है, इस कंटेनर में कोई अगर एक फ्लूइड है, तो अगर इस फ्लूइड को हम किसी सरफेस पे रखे हुए हैं, ठीक है, फ्लूइड की सरफेस पे रखे हुए हैं, तो अगर यहां से लीक हो जाए, यहां से अगर चीज लीक हो जाए, तो ये हो गया। यहां से लीक हो जाए तो गिरता है पानी। सो ये प्रेशर के कारण बाहर आता है। तो अब हमें ये देखना है कि जो लिक्विड में प्रेशर लगा रहा है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसका फॉर्मूला बेसिकली क्या है। तो देखिए मैं यहां समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर एक पॉइंट ले लीजिए आप 1, यहां पे एक पॉइंट ले लीजिए 2। तो ए वाले पॉइंट से जो लिक्विड बाहर आ रहा है वो ज्यादा दूर जा रहा है, और बी वाले 2 वाले से जो आ रहा है वो नजदीक गिर जा रहा है। मतलब इस पॉइंट पर ग्रेटर प्रेशर होगा, ज्यादा प्रेशर है, ग्रेटर प्रेशर है, ग्रेटर प्रेशर है। और 2 जो कि थोड़ा ऊपर है, यहां पर लेस प्रेशर है, लेस प्रेशर है, लेस प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ? आपको डेप्थ देखना है। क्या देखना है? डेप्थ। ये डेप्थ देखना है, डेप्थ। तो डेप्थ पॉइंट का जितना ज्यादा होगा, सरफेस से डेप्थ जितना ज्यादा होगा, लिक्विड का जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। तो लिक्विड का प्रेशर डेप्थ पे डिपेंड करता है, या आप ऊपर से उसको हाइट भी बोल सकते हैं, बट दैट इज अ डेप्थ। ठीक है, डेप्थ पे डिपेंड करता है। दूसरा जिस चीज पे डिपेंड करता है, जैसे बोला जाता है सी वाटर जो होता है अप्लाइज ग्रेटर प्रेशर, ये ज्यादा प्रेशर लगाता है, ग्रेटर प्रेशर। ठीक है, सी वाटर जो है वो ज्यादा प्रेशर लगाता है देन रिवर वाटर। रिवर के वाटर से ज्यादा प्रेशर लगाता है, ज्यादा। कौन? सी का पानी, समुद्र पानी। क्योंकि समुद्र के पानी का बच्चों क्या है? सी वाटर हैज ग्रेटर, ग्रेटर क्या? ग्रेटर डेंसिटी। उनका डेंसिटी ज्यादा है। किसका डेंसिटी ज्यादा है? सी वाटर का डेंसिटी ज्यादा है। और तीसरा किस बात पे डिपेंड करेगा? लिक्विड के वेट पर। वेट मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। दैट मींस प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन डेप्थ ऑफ पॉइंट इनसाइड लिक्विड। लिक्विड के अंदर उस पॉइंट का डेप्थ कितना है, एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन सा चीज डिपेंड करता है? लिक्विड जो प्रेशर लगा रहा है किसी पॉइंट पर, वो डिपेंड करता है। डेप्थ ऑफ पॉइंट इनसाइड लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच रो जी इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। यानी क्लियर है आपको? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गैस प्रेशर कैसे होता है। चलिए ठीक है। ओके बच्चों, अब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारे चारों तरफ एक वायुमंडल, एक एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। और वो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर एक दबाव बनाता है जिसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग बैरोमीटर नाम के एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। बैरोमीटर, ठीक है। किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? बैरोमीटर नाम के एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, ठीक है। बैरोमीटर जो होता है बच्चों, उसमें एक लिक्विड यूज होता है, दैट इज मरकरी। क्या यूज होता है? मरकरी यूज होता है, ठीक है। हम लोग इसमें वाटर भी यूज कर सकते थे, बट मरकरी यूज करने का दो लॉजिक है। तीसरा लॉजिक हम थोड़ा देर बाद बता रहे हैं। एक लॉजिक है वेरी हाई डेंसिटी, इससे क्या होगा थोड़ा देर के बाद जानेंगे। वेरी हाई डेंसिटी, मरकरी का डेंसिटी बहुत हाई है, 13.6 टाइम्स देन वाटर। वाटर से 13.6 टाइम्स ज्यादा है। क्लियर? दूसरी बात, इट इज ए शाइनिंग लिक्विड। इट इज ए शाइनिंग लिक्विड, सो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं? इजीली रीडिंग्स ले सकते हैं। देखने में आसानी होगा, पानी ट्रांसपेरेंट है, आर पार दिखने लगेगा, सो क्लियरली रीडिंग नहीं ले पाएंगे, ठीक है। बैरोमीटर में क्या होता है? एक ट्यूब होता है जिसमें हम लोग मरकरी भर देते हैं और वो मार्किंग किया हुआ रहता है उसमें, ठीक है। और फिर उस ट्यूब को हम लोग एक कंटेनर में उलट देते हैं, तो एक पर्टिकुलर लेवल पर आके मरकरी रुक जाता है। जनरली ये 76 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन ये होता है, ठीक है। 76 पे आके वो रुक जाता है। ये मरकरी का लेवल होता है, दैट इज 76 सेंटीमीटर नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। अगर किसी कारण से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है तो 77 78 पे चला जाएगा, और किसी कारण से अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है तो 75 74 पे चला जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, यहां जो पॉइंट होगा इस पर जो प्रेशर लगेगा, तो ये जो पॉइंट है वो 76 सेंटीमीटर डेप्थ में है। मरकरी का डेंसिटी भी जानते हैं और हम लोग जी का वैल्यू भी जानते हैं। सो प्रेशर दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में करें तो 76/100 हो जाएगा। दिस इज द डेप्थ ऑफ द पॉइंट। क्योंकि देखिए यहां पर जो प्रेशर होगा और यहां का जो प्रेशर होगा या यहां का जो प्रेशर होगा वो सेम होगा, क्योंकि सारे जो पॉइंट से एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल में आ रहे हैं। जब पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में आते हैं तो प्रेशर सेम हो जाता है। तो यहां का जो प्रेशर होगा वो तो मरकरी के प्रेशर पे डिपेंड करेगा, है ना। मरकरी का जो हाइट है उस पर डिपेंड करेगा, या मरकरी का जो पॉइंट के ऊपर जो मरकरी का हाइट है उस पर डिपेंड करेगा। और यहाँ का जो प्रेशर है वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करेगा, बट यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम होगा बिकॉज दोनों सेम लाइन में आ रहा है। तो डेप्थ या हाइट हो गया 76। मरकरी का डेंसिटी अगर हम लोग CGS यूनिट SI यूनिट में लिखेंगे तो इतना हो जाएगा, और G का वैल्यू 9.8 होता है। इसको अगर आप पुट करेंगे तो दिस वैल्यू इज 1.01 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 पास्कल। इसी को हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, 1 ATM कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? दूसरी बात हमें यहाँ क्या सीखना है, जैसे जैसे मान लीजिए अर्थ का सरफेस है बच्चों, ये हो गया अर्थ का सरफेस, ठीक है। अब अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे आप लोग हायर ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे, हायर
ऑल्टीट्यूड पर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसीलिए हायर ऑल्टीट्यूड पर जो माउंटेनर्स लोग रहते हैं उनका नोज वगैरह से ब्लीडिंग हो जाता है, बिकॉज हायर ऑल्टीट्यूड पर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और हायर ऑल्टीट्यूड पर अगर हमें खाना पकाना है तो हमें प्रेशर कुकर यूज करना पड़ेगा, कढ़ाई वगैरह में खाना नहीं पकेगा, क्योंकि हायर ऑल्टीट्यूड पर प्रेशर लो हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी लो हो जाता है। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको आप दिमाग में रख लें, इतना बात को आप नोट करके रखें, इतना बात ही काफी है क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, दैट इज बायोंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसको नोट कर लें। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोंट फोर्स, या इसे हम लोग अपथ्रस्ट भी कहते हैं ना, बायोंट फोर्स और अपथ्रस्ट, इस फेनोमेना को हम लोग बायोंसी कहते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है, सिंपल आपको याद रखना है कि जब भी आप किसी लिक्विड में किसी बॉडी को डालते हैं कंप्लीटली या पार्शियली, तो ये जो लिक्विड है एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, वो भी फोर्स परपेंडिकुलर रहता है, ऊपर की तरफ रहता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है अप थ्रस्ट। अप मतलब हो गया ऊपर और थ्रस्ट मतलब हो गया परपेंडिकुलर फोर्स। सो ये हो गया आपका अप थ्रस्ट, जो कि परपेंडिकुलरली अपवर्ड लगेगा, परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ लगेगा। तो एक चीज देखिए, जब आप लिक्विड में इसको नहीं डाले हुए रहते हैं बच्चों, तो इसका एक वेट होगा W, दैट इज mg, और जैसे ही आप इसको लिक्विड में डाल दे रहे हैं, इसी वेट के ऑपोजिट में एक बायोंट फोर्स या थ्रस्ट लग रहा है B। सो वेट इनसाइड लिक्विड की अगर आप बात करें, वेट इनसाइड लिक्विड, लिक्विड के अंदर जो बॉडी का वेट होगा, इसे हम लोग एपरेंट वेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एपरेंट वेट कहते हैं। दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा एक्चुअल वेट, दैट इज W माइनस बायोंट फोर्स। सो W डैश दैट इज एपरेंट वेट इज इक्वल टू W माइनस बायोंट फोर्स हो गया। ठीक है, अब अगर आपको बायोंट फोर्स निकालना है तो आप निकाल लीजिए W माइनस W डैश, दिस बिकम्स द बायोंट फोर्स, मतलब एक्चुअल वेट माइनस एपरेंट वेट करेंगे तो हमें अपथ्रस्ट या बायोंट फोर्स मिलेगा। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, इसीलिए कोई भी चीज इनसाइड लिक्विड उसका वेट हल्का लगता है। इनसाइड लिक्विड a body seems lighter, बॉडी जो है वो लाइटर लगता है, हल्का लगता है। ठीक है, ड्यू टू अपथ्रस्ट या बायोंट फोर्स। तो ये अपथ्रस्ट या बायोंट फोर्स किस पे डिपेंड करता है, ये हमें बताता है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत या प्रिंसिपल कहता है कि बायोंट फोर्स या अपथ्रस्ट जो है इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, कितना लिक्विड जो डिस्प्लेस हो रहा है उसका वेट कितना है, उसको हम लोग बायोंट फोर्स के इक्वल बोल सकते हैं। बायोंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड को हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू जी। अब मास को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। और ये कितना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस्ड होगा, जितना वॉल्यूम सॉलिड का अंदर जाएगा, बॉडी का अंदर जाएगा, जितना वॉल्यूम बॉडी का अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम लिक्विड के ऊपर आएगा। सो बायोंसी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड, बॉडी का कितना हिस्सा लिक्विड के अंदर है, लिक्विड का डेंसिटी और जी पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आप सी वाटर में हैं तो सी वाटर में स्विम करना आसान है,
बिकॉज सी वाटर का डेंसिटी रिवर वाटर से ज़्यादा है तो बायोंट फोर्स ज़्यादा लगाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, जैसे अब एक कांटी है, मतलब नेल है, वो पानी में डूब जा रहा है, उतना बड़ा जहाज पानी में नहीं डूब रहा है। क्यों नहीं डूब रहा है? क्योंकि नेल जो है वो सॉलिड होता है और जहाज जो होता है वो हॉलो होता है। तो नेल जो है वो ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है लिक्विड को, ठीक है, लेकिन जो जहाज है वो ज़्यादा लिक्विड डिस्प्लेस कर दे रहा है, जिसके कारण जहाज पर क्या हो रहा है, अब थ्रस्ट ज़्यादा लग रहा है, नेल पर अब थ्रस्ट कम लग रहा है। इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नेल का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वो सॉलिड स्ट्रक्चर है, और जहाज है वो हॉलो स्पेसेस होने के कारण उसका डेंसिटी कम हो जा रहा है पानी के कंपेयर में, इसलिए वो डूब नहीं रहा है। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये हो गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बायोंट फोर्स के बारे में। तो बायोंट फोर्स आप पर डिपेंड करता है बॉडी का कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है, लिक्विड के डेंसिटी और वहां का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। ठीक, तो ये हो गया आपका बायोंट फोर्स और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से। तो आपको एक चीज और देखना है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी उस लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा है तो जो अगर बॉडी का डेंसिटी, बच्चों बॉडी का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा हो जाएगा तो सिंक कर जाएगा, बॉडी जो है वो सिंक कर जाएगा, और बॉडी का डेंसिटी अगर लिक्विड के डेंसिटी से कम है तो बॉडी जो है वो फ्लोट करेगा, फ्लोट करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है और इस पर हमको लगता है जो भी क्वेश्चन होगा आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ओके बच्चों, तो यहां देखिए बोर्ड पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट रिलेशंस लिख दिया वर्क, एनर्जी, पावर चैप्टर का। ठीक है, तो वर्क, एनर्जी, पावर में वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम लोग वर्क डन कहते हैं, F इंटू एस। ठीक है, यूनिट्स ऑफ वर्क डन क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज न्यूटन इंटू मीटर, सो इट विल बी जूल दैट इज एसआई यूनिट, और डाइन इंटू सेंटीमीटर दैट इज अर्ग दैट इज द सीजीएस यूनिट। 1 जूल में 10 टू द पावर ऑफ 7 अर्ग होता है। ठीक है, नेचर ऑफ वर्क डन तीन तरह का हो सकते हैं, पॉजिटिव वर्क डन जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में रहेंगे, नेगेटिव वर्क डन जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, और जीरो वर्क डन जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर रहेंगे। इसके एग्जांपल्स आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं एनर्जी में। एनर्जी में हम लोग को बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी पढ़ना है क्लास 9th में, जो कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² या पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। एक चीज ध्यान रखना है, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का एक इंपॉर्टेंट रिलेशन रहता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, p²/2m। इस पर क्वेश्चंस रहता है, जैसे मोमेंटम को डबल कर देंगे या ट्रिपल कर देंगे या 50% बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा, इस पर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन इज इक्वल टू ऑलवेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। और आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी जानते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सो mgh दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड हाफ mv² दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का सम जो है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। कभी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, कभी पोटेंशियल एनर्जी घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, बट इनका सम जो है दैट विल बी कांस्टेंट। पावर, पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम होता है। अगर हम किसी चीज़ को, जैसे कोई ऑब्जेक्ट को अगर h हाइट तक ले जा रहे हैं तब वर्क डन हो जाएगा mgh एंड टाइम विल बी t, सो mgh/t। और वर्क डन का एक और फॉर्मूला होता है दैट इज फोर्स इंटू वेलोसिटी, बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू बच्चों आप लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज वेलोसिटी, सो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। पावर के यूनिट्स क्या होता है, वाट, किलोवाट, हॉर्स पावर, इनके बीच में रिलेशन देख लेंगे। और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, जिस कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का मतलब इतना जूल होता है, और 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 यूनिट, 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इसको आप याद रखेंगे तो वर्क, एनर्जी, पावर के ओवरऑल चीज को आप कर लेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, दैट इज द चैप्टर ऑफ साउंड। हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है साउंड। वैसे तो इसमें बहुत कुछ है कि साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। साउंड एक मैकेनिकल वेव है, उसे मीडियम चाहिए प्रोपागेट करने के लिए। साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, साउंड वेव का डायरेक्शन जो होता है प्रोपागेशन का और जो मीडियम पार्टिकल का ऑसिलेट करने का डायरेक्शन होता है वो सेम होता है। ये कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें आप पढ़ेंगे। ओवरऑल अगर मैंने बोर्ड पे लिख दिया है इतना, अगर चीज़ों को भी आप दिमाग में रख लेते हैं तो साउंड चैप्टर से आप क्वेश्चन इजीली टैकल कर लेंगे। पहला ध्यान रखना है कि साउंड जब ट्रैवल करता है तो कॉम्प्रेशन, हाई प्रेशर रीजन, रेयर फैक्शन, लो प्रेशर रीजन फॉर्म करते हुए साउंड मीडियम में प्रोपागेट करता है।
उसको जब हम लोग वेव के फॉर्म में दिखाते हैं तो इस तरह का एक पीरियोडिक वेरिएशन होता है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम लोग क्रेस्ट कहते हैं, नीचे वाला पार्ट को ट्रॉफ कहते हैं। दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे वेवलेंथ, या एक क्रेस्ट और एक ट्रॉफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ का जो डिस्टेंस होगा इसे भी आप वेवलेंथ कह सकते हैं, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब बेसिकली होता है कि जब हम कोई ग्राफ देखते हैं, कोई पैटर्न देखते हैं, तो उस ग्राफ या पैटर्न में सेम आइडेंटिकल पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव इन वन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड। और एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस होते हैं दैट इज फ्रीक्वेंसी। सो टाइम पीरियड इज 1 बाय फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी। वो वेव कितने स्पीड से चल रहा है उसको फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे तो वेवलेंथ पता चल जाएगा। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एको। एको का मतलब होता है जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो वो साउंड दोबारा कुछ सेकंड के बाद फिर हमें सुनाई देता है, दैट इज एन इको। तो इको का फॉर्मूला होता है 2D इज इक्वल्स टू V इंटू टी। बिकॉज मैंने जो कहा, सपोज मैंने किसी का नाम लिया हाई गाइज, तो मैं थोड़ा देर के बाद फिर हाई गाइज सुनाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो साउंड वेव गया, किसी चीज़ से टकराया, फिर वापस आया, तो डिस्टेंस उसने 2 बार ट्रैवल किया। सो डिस्टेंस इज 2D, स्पीड इनटू टाइम। ये इको का एक ही क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम होगा इसी इक्वेशन से, इसी फॉर्मूला से बन जाएगा। इको में एक चीज़ ध्यान रखना है कि इको के लिए जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और जो जहाँ से टकरा के वापस आ रहा है उसके बीच में डिस्टेंस कम से कम 17 मीटर होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, और टाइम इंटरवल 0.1 सेकंड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कि सारे साउंड को हम लोग सुन नहीं सकते हैं। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड को सुन सकते हैं, जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगा, उसी को सुन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑडिबल रेंज। 20,000 हर्ट्ज से इसका साउंड ज़्यादा होगा दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड, और इसका कम होगा दैट इज इंफ्रासाउंड। जैसे अल्ट्रासाउंड बैट्स प्रोड्यूस करते हैं, सुनते हैं। इंफ्रासाउंड जैसे हो गया वेल्स वगैरह, ठीक है। राइनासोरस का इंफ्रासाउंड होता है, सुन सकता है। यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड के यूजेस है आपके बुक में, आप यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड पढ़ लेंगे। जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, फिर कहीं पर मेटेलिक स्ट्रक्चर में डिफेक्ट्स पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। सोनार साउंड नेविगेशन रेंजिंग इंपॉर्टेंट यूज़ है अल्ट्रासाउंड का, वहाँ यूज़ करते हैं। फिर मदर के जो बेबी होते हैं, फिटस होते हैं, उसका स्ट्रक्चर को, उसका मूवमेंट को पता करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड कराते हैं। किडनी वगैरह में अगर स्टोन्स हो गया या किसी तरह का डिफॉर्मिटी हो गया उसको पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड को यूज़ किया जाता है। तो वो सब यूजेस को आप पढ़ लेंगे। सोनार को आप ध्यान देंगे, साउंड नेविगेशन रेंजिंग। इस पर इको का क्वेश्चन रहता है कि जैसे एक शिप है, शिप को ओशियन का डेप्थ पता करना है या सी का डेप्थ पता करना है, तो उसने एक अल्ट्रासाउंड छोड़ा, तो वो अल्ट्रासाउंड जितना अंदर गया उतना फिर वापस भी आया, तो डिस्टेंस इज अगेन 2D इज इक्वल टू V इंटू टी पर वो सवाल बन जाएगा, जो कि इको का ही एप्लीकेशन है। फिर दूसरा चीज़ जो आता है इसमें इंपॉर्टेंट वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। जैसे लाउडनेस, लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब ये पार्ट होता है, ये जितना ऊपर आएगा उतना साउंड लाउड रहेगा। फिर आता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। मतलब अगर आपके पास एक साउंड है, एक मान लीजिए ए साउंड है और एक ए साउंड है, तो ए साउंड का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ए का पिच भी ज़्यादा होगा, कान को चुभेगा। जैसे हॉर्न होता है या बर्तन घर में गिरते हैं तो उसका पिच बहुत ज़्यादा होता है। एक छोटा बच्चे का साउंड का पिच बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज फ्रीक्वेंसी उसका ज़्यादा होता है। मेल का पिच कम होता है, फीमेल का पिच ज़्यादा होता है, मेल का पिच कम होता है। मेल का पिच जो होता है फ्लैट होता है, ठीक है। जिसका पिच ज़्यादा होता है उसे हम लोग श्रिल कहते हैं, ठीक है। जिसका पिच कम होता है उसे हम लोग फ्लैट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, हर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसका वेव फॉर्म अलग रहता है, पैटर्न अलग अलग बनता है, उसके हिसाब से उसका क्वालिटी अलग अलग होता है। और जैसे म्यूजिक और नॉइज़ में क्या डिफरेंस है? म्यूजिक एक पीरियोडिक वेरिएशन है, ठीक है, और नॉइज़ जो होता है वो नॉन पीरियोडिक होता है, इसीलिए ये प्लीजेंट इफेक्ट देता है, ये अनप्लीजेंट इफेक्ट देता है। तो इतनी चीज़ों को भी अगर आप साउंड चैप्टर में दिमाग में रखते हैं, और एक टॉपिक तो आप जानते ही है कि स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर है, उसको भी आप कर लीजिएगा। तो इतने चीज़ों को भी आप दिमाग में रखते हैं तो आप आराम से फिजिक्स में फुल स्कोर कर सकते हैं, जो मैंने आज की वीडियो में बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में आपको कॉम्पैक्ट तरीका से टॉपिक को मैं बताने में सक्सेसफुल रहा। आप इस वीडियो को देख लें तो एटलीस्ट आप 30 to 40 मिनट्स के अंदर सारा चीज़ों को रिकैप्चुलेट कर लीजिएगा, और उसके बाद आप अपने बुक्स में जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए। इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स बच्चों आपके सपोर्ट के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि हम ज़्यादा लोगों तक रीच कर पाएँ और अपना जो पर्पस उसको फुलफिल कर पाएँ, और आपका भी जो पर्पस है, आप लोग जो अचीव करना चाहते हैं उसे भी सॉल्व कर पाएँ। थैंक्स ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।